मुर्दा शहर। धर्मपुर नाम का एक गांव, जसपाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह गांव में जाने वाले प्रत्येक काम में भली भांति कर लेता था। वह उसके पास कोई काम नहीं होता तो वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर पास के जंगल में चला जाता और वहां से लकड़ी काट कर बाजार में बेच कर अपने घर का खर्च चलाता था। इतना गुणी होने के बावजूद भी उसके घर का खर्चा चलाने लायक ही पैसे नहीं मिलता था। वह बहुत गरीब था। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए पति पत्नी उदास रहते थे। हमारे बुढ़ापे के लिए भगवान ने कोई संतान भी नहीं दी। ये दिन तो अब किसी न किसी तरह कट जाएंगे, पर आगे क्या होगा परेशान ना हो। भगवान भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। और भगवान के लाख बेटे हैं। उन फुर्सत होती है तो हमारी भी सुनेंगे। इस प्रकार परेशान ना होकर कोई फायदा नहीं है। पता नहीं भगवान को कब सुनेंगे। आज कोई काम नहीं है, जंगल से लकड़ी काट के लाऊं और जाओ, लेकिन अंधेरा होने से पहले आ जाना। और जसपाल कंधे पर कुल्हाड़ी ली उठाए ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता हुआ जंगल के अंदर घुसता चला गया जा रहा था। उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अरे, इस जंगल में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? और थोड़ी आगे बढ़ने जाने पर जसपाल को एक खूबसूरत बच्चे को झाड़ियों के बीच देखा। उसके शरीर पर जगह जगह खून बह रहा था। ओह! उसने बच्चे को उठाया। उसने झाड़ियों में खून किस किसी ने बेदर्दी से बच्चे को यहाँ फेंक दिया है। वह बच्चे को सहलाता रहा और कुछ देर बाद बच्चा चुप होकर सो गया। अब घाव खून जम गया है। और फिर जसपाल ने पेड़ से चंद लकड़ियाँ काटने लगा और उसे बच्चा दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने लकड़ियों को गट्ठर पीठ की ओर बच्चे को ओर चल दिया। पता नहीं किसका बच्चा है, उसे पाल लूँगा। ना मालूम लोग इतने प्यारे बच्चे को जंगल में क्यों फेंक गए। और अभी वह बच्चे से 10 कदम दूर था कि सोते हुए बच्चे को सिर पर फन काटे सांप सरफराज को देखा। अरे, सांप ने इन्हें काटा तो नहीं, लेकिन सांप उसे देखते ही सिर झुकाकर पेड़ की बने बम्बे में अपने बिल में बढ़ता चला गया। अरे, सरफराज तो बिना काटे ही जा रहा है। और बच्चा जाग गया। वह फिर रोने लगा। जसपाल ने आगे बढ़ा और गोद में उठाया और पूछ करके चुप कराने लगा। चुप हो जा, मैं जानता हूँ भूख लगी है, यहाँ दूध नहीं मिलेगा। और घर पहुँचा तो लकड़ी की गट्ठर जमीन पर पटक कर वह चिल्लाया, अरे भगवान, सुनती हो? भगवान, सुन कर इतना प्यारा बच्चा भेज दिया है। अभी आई। वो जसपाल की पत्नी खाना बना रही थी। दौड़कर बाहर आई, बच्चे को गोद में लिया। ओह बच्चा, तुम्हें कहाँ मिला? कोई इसे जंगल में डाल गया था। इसके साथ मैंने अनोखी बात देखी। क्या? इसे पेड़ के नीचे लिटा गया था। जब वापस लौटा तो इसके सिर पर फन काटे सांप सरफराज को देखा। मैं उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन वह मुझे देखकर वापस अपने बिल में चला गया। यह तो राजयोग की निशानी है। शायद किसी राजा का लड़का है। और बच्चे की देखभाल जसपाल के घर में होने लगी। धीरे धीरे वह 1 वर्ष का हो गया। वह ज़मीन पर बैठने लगा। बेटे, तुम्हारा नाम संग्राम सिंह रखा है। अगर तुम सचमुच किसी राजा के बेटे हो तो अपने राज्य के दुश्मनों से अवश्य अपने राज्य को दुश्मनों से अवश्य छुड़ाना। और एक दिन
वह घर में ज़मीन पर बैठा खेल रहा था। ना जयपाल की पत्नी जयपाल पत्नी एक कटोरा और रोटी लेकर उसके सामने रखी। बेटा संग्राम, गन्ने का जूस के साथ रोटी खा ले, दूध भी पी लेना। माँ, रोटी रोटी लोटी लोटी दो। और तभी एक सांप पास आ गया। उसने फन फैलाया, बच्चे को ने लपक कर उसे फन पर कुंडली लिया और सांप के हाथ में लिपट गया। और बच्चे ने सांप का फन मजबूती से पकड़ लिया और अब उससे खेलने लगा। दूध ओती खाएगा, गुड़ लोती खाएगा। और बच्चा उसे गन्ने के रस में डुबोया। और जयपाल को पत्नी वहां आ गई। बचाओ बचाओ, मेरे बेटे को सांप काट लिया, बचाओ बचाओ। जयपाल अंदर आ गया। उसे सांप के हाथ में छुटाया। सांप इसकी पकड़ मुट्ठी में पकड़ से मर गया है। और जयपाल की पत्नी ने उसे गोद में उठा लिया और चूमने लगी। मेरा बेटा, मेरा अच्छा बेटा, अब तो उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा माँ। और धीरे धीरे संग्राम 5 वर्ष का हो गया। एक दिन वह जयपाल से बोला, पिताजी, आपने मुझे जंगल में चलूंगा, चलो, लेकिन वहाँ बहुत खतरा है। और संग्राम जयपाल को एक जंगल में चला गया। जंगल में जयपाल लकड़ी की काटने लगा। पिताजी, मैं इधर झाड़ियों में खेलने जा रहा हूँ, जाओ, लेकिन अधिक दूर मत जाना। संग्राम चला गया। जयपाल लकड़ियाँ काट कर नीचे धकेलता रहा। उसे काफ़ी लकड़ियाँ कट गई थी और नीचे उतरता उसे बांधने लगा। अब मुझे संग्राम को ढूंढना है और झाड़ियों में खेल रहा होगा। और तभी संग्राम कुछ दूर झाड़ियों में एक शेर के कान पकड़े संग्राम प्रकट हुआ। पिताजी पिताजी, मैंने इसे पकड़ लिया। बाप रे, इसने तो शेर को पकड़ लिया। और संग्राम ने कान पकड़े जयपाल के पास आया। इसे छोड़ दो बेटा, यह बहुत खतरनाक जानवर है। अच्छा पिताजी। और इतना कहकर संग्राम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा। जाओ, मैंने पिताजी के कहने पर तुम्हें छोड़ दिया। और शेर वहाँ से घुमा और वापस जंगल में चला गया। इसे जंगल का राजा कहते हैं बेटा। मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ पिताजी। मैं इसके कान पकड़ कर ले आया था। और संग्राम ने लकड़ियों का गट्ठर पीठ पर लादा और संग्राम के साथ घर की ओर चल दिया। तुम्हें कहाँ मिला था शेर? वहीं बैठा था जहाँ मैं खेलता। उसके पास गया, उसे उसके खेलने लगा। मैंने उसके कान पकड़े, उसे अपने पास ले आया। और जयपाल घर आकर अपनी पत्नी को सारा किस्सा बताया। इसका मतलब वह सचमुच किसी राजा का लड़का है। अब तुम संग्राम को गांव के शिकारी के पास भेजकर उसे हथियार आदि चलाना सिखा दो, शिक्षा दिलाओ। वह बड़ा हो गया तब मालूम करेंगे कि किस राजा का लड़का है। जयपाल संग्राम को ले जाकर शिकारी के पास ले गया। आप मेरे बेटे को हथियार की शिक्षा दे दिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं इसे शिक्षा दूंगा। और संग्राम शिकारी के वहाँ तीर, तलवार, अन्य हथियारों चलाना सीखने लगा। और धीरे धीरे संग्राम सारी विद्याओं में निपुण हो गया। वह अलग जवान हो गया था। एक दिन वह अकेले में एक जिंदा शेर को पकड़कर घर ले आया। तुम्हें लोग जंगल का राजा कहते हैं और तुम इतनी आसानी से मेरे साथ आ गई। और इस घटना को सूचना बंधन झपटने की पूरे गांव में फैल गई। सुना है संग्राम जंगल से एक शेर पकड़ लाया है। हाँ भाई, 2 दिन उसके घर में ही है। उसी दिन गांव के एक व्यापारी का कपिला आया। उसमें विद्याधर नाम का एक व्यापारी भी था, जो उसे इस बात की खबर लगी। अच्छा, उस लड़के को अपने यहाँ नौकर रखूँगा, चलो उसे उसके घर ले चलो, चलिए। और विद्याधर नौकर के साथ जयपाल के घर पहुंचा।
गई। उसने जयपाल की बात की, मैं तुम्हारे लड़के को नौकर रखना चाहता हूँ, उसे 50 रुपया प्रति माह दूंगा। उसे क्या करना हुआ? यूँ तो उसे हमारे कबीले में सुरक्षा का भार होगा, मगर फायदे वाली बात कोई है, काम करना वाला कोई काम करना पड़ेगा। हमें अक्सर समुद्र समुद्र के सफ़र करना होता है, समुद्री लुटेरों का खतरा बना रहता है। और व्यापारी विषधर की सारी बातें करने के बाद संग्राम उसके कपिले के साथ चला दिया। और शाम को के समय वह काफिला समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां विद्याधर एक समुद्री जहाज खड़ा था, उस पर माल लदा था। सब लोग जहाज पर चढ़ने लगे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जहाज को लेकर पलावा द्वीप जाएंगे, वहाँ अपने सामान को बेचेंगे और लौट आएंगे। और जहाज रवाना हो चुका था। संग्राम रास्ते में एक टापू पड़ता था, वहाँ चंदन के पेड़ लगे हैं। सोच रहा हूँ इस बार हम लोग वहाँ से लकड़ी काट कर ले आए। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। और 2 दिन बाद जहाज एक टापू के किनारे रुका। सब लोग जहाज से उतरने लगे। जमीन पर खंभे गाड़े जाने लगे। और यही है टापू जहाँ चंदन के पेड़ लगे हैं। इस पर मेरे अलावा और किसी की नज़र नहीं पड़ी है। और बातें करते हुए दोनों अपने खेमे में आ गई। विद्याधर ने साथ आया हुआ खाना निकाला और बैठ के खाने लगा। थोड़ी रात हो जाने पर तुम्हें पेड़ दिखाऊंगा, ठीक है? और खाना खाकर वे आराम करने के लिए लेट गए। और 2 घंटे बाद विद्याधर संग्राम को जगाया। संग्राम, सो गए क्या? आओ चले। सो नहीं रहा था। और काफ़ी दूर जाने के बाद वे जंगल में प्रवेश करने गए। और चारों ओर पेड़ ही लगे थे। ये सारे चंदन के पेड़ हैं। अगर सब काट लिए जाएं तो आदमी लखपति बन जाएगा। वे अपने खेमे में वापस आए। अब आप आराम कीजिए, सुबह तक मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूँगा। और काफ़ी रात बीत जाने के बाद संग्राम सपने में राजा को देखा। तुम कौन हो? मैं अतिपुर का राजा, तुम मेरे बेटे हो। हम बहुत दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आज तुम यहाँ आए हो, लेकिन मैं धर्मपुर के जयपाल का बेटा हूँ। बेटे, सुबह होने वाली है, तुम कल यहाँ रुक रुक जाओ, सब कुछ समझ जाओगे। और तुम कल यहाँ रुक जाओ, बाकी बातें कल करेंगे, ठीक है? मैं रुकने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ ही संग्राम सिंह की नींद खुल गई। अजीब सपना देखा, मैंने राजा का बेटा यहाँ से यहाँ रुक जाऊँ, तब सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे सुना है सुबह का सपना सच होते हैं। और कुछ देर बाद यहाँ विद्याधर को जगाया। उठिए, आपकी समस्या सुलझाने का उपाय मिल गया। विद्याधर हड़बड़ा कर उठा बैठे और संग्राम सिंह उन्हें सपने की बात बताई। तो तुम्हें क्या लेना? आप मुझे एक कुल्हाड़ी और 15 दिन का खाने पीने का सामान देकर यहाँ से छोड़ दें। आप चले जाएं और मैं चंदन के पेड़ काट कर यहाँ किनारे पर डाल दूंगा। और वापस लौटते समय आप मुझे और पेड़ों को यहाँ से ले जाइएगा। बस सपने में अनुसार यहाँ रुक जाऊंगा और अपने बिना कुछ खर्च किए चंदन की लकड़ियाँ मिल जाएंगी। बताइए, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? विद्याधर कुछ देर सोचने लगा। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, यहीं रुक जाओ और बाकी लोग को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। धन्यवाद, मेरा काम हो जाएगा। और अगले रोज जहाज संग्राम टापू छोड़कर मालवा द्वीप पर चल दिया।
अगर मैं सपने सच है तो रात को राजा फिर मुझसे संपर्क करना चाहिए। और थोड़ी देर बाद संग्राम आंखें ओंझल हो गया। संग्राम की आंखों से ओंझल हो गया। अब मैं अकेला निजी टापू पर। खैर, जो होगा देखा जाएगा। मुझे कुछ दिन इस टापू पर रहना ही होगा। और संग्राम विद्याधर के पास दिखाए चंदन के पेड़ पर पहुंचा। कुछ देर में पेड़ काट कर लकड़ियाँ इकट्ठी कर लूँ, फिर आराम करूँगा। रात को ठीक से सो पाया। और थोड़ी देर बाद उसने पेड़ के तने को काटा और ज़मीन पर गिर गया। वह पेड़ को डाल को काट कर अलग करने लगा। पेड़ को की डालें काट कर चुका था। अब एक लकड़ी का लट्ठे के रूप में ज़मीन पर पड़ा था। बहुत थक गया हूँ, खाना खा कर आराम कर लूँ। और उस शाम को उसके द्वारा दूसरा पेड़ भी काट लिया था। और शाम होते ही वह काम बंद करना चाहिए। उसी रात संग्राम सो रहा था। उठ जाओ संग्राम, बैठो, मैं आ गया हूँ। और उठकर इधर उधर देखने लगा। तभी सामने अदृश्य राजा आकृति का शरीर धारण किया। संग्राम, बेटा संग्राम, तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारी तरह तुम किसी तरह हमारा उद्धार करो। आप बिना किसी सबूत के कैसे कह सकते हैं? बेटा, मैं एक जादूगर हूँ, अपने मंत्रों से बता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। अगर तुम कुछ दिन यहाँ रुके जाओ तो जान जाओगे कि अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ। और इतना कहकर राजा आकृति हवा में विलीन हो गई। अगर यह सब सच है तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। और संग्राम सिंह फिर लेट गया। उसे नींद आ गई। और अगली सुबह आंखें खुली तो वह बैठा। अब आधा जंगल काट दूँ अब मैं आधा जंगल काट दूंगा, फिर विद्याधर से बहाना बनाकर रुक जाऊंगा। यह सोच वह चंद पेड़ और काट डाले। और इस प्रकार दिन बीतते गए। आज मैंने आधा जंगल काट लिया है। कल जहाज मुझे वापस लेने यहाँ रुकेगा और लकड़ियाँ समुद्र के किनारे पहुँचा दूँ। और फिर उसने चंदन के बड़े बड़े पेड़ों को समुद्र किनारे डालना शुरू कर दिया। और सुबह होते होते सारे पेड़ समुद्र किनारे इकट्ठे कर दिए। अब इसे भाग्य कहते हैं कि एक राजा के लड़के को लकड़ जंगल में पेड़ काटना पड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं यह सच है या नहीं। उसी रात संग्राम, बेटे उठो। बेटा, तुमने जो तय किया है, यहाँ रुक कर अपने माता पिता को जीवन दान देने दोगे या नहीं? मैंने तय कर किया है। मैं यहीं रुकूंगा और आपको जीवन दूंगा। मगर आपका बेटा तो मैं आपका बेटा हूँ तो ठीक, नहीं हूँ तो ठीक, आपको जीवन दूंगा। ये भी आपको जयपाल का बेटा मानता हूँ, यदि उन्हीं ने मुझे देख रेख में काबिल हुआ हूँ और यहाँ तक आ सका हूँ। तब आप बताइए, मुझे आपको किस जीवन दान देने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें यहाँ से दक्षिण की ओर चल देना। चलते चलते तुम्हें एक राजा में पहुँचोगे। मुझे मालूम हो जाएगा कि क्या करना है। मैं मंत्रों से बंधा होने के कारण तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। सुबह होने वाली है, अब मैं जा रहा हूँ। वो राजा आकृति हवा में गायब हो गई। हाथ मुँह धोकर विद्याधर के जहाज की वापस लौटने का इंतजार किया जाए। तब तक सूरज निकल आएगा। और उसे इंतजार करते हुए 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि तभी समुद्र दूर एक जहाज आता दिखाई दिया। और वह जहाज आ गया और विद्याधर का जहाज है। थोड़ी देर बाद जहाज समुद्र के किनारे रुका। वाह संग्राम बेटे, तुमने तो काफ़ी पेड़ काट डाले।
कभी मजदूरों से इन्हें जहाज में रखवाता हूँ और मजदूर जहाज में पेड़ चलाने लगे। संग्राम विद्याधर से एक और बुलाया, मैं थोड़े दिन और यहाँ रुकना चाहता हूँ। क्यों? इस निर्जीव टापू पर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं जंगल के सारे चंदन के वेश काट कर किनारे पर डाल दूंगा। जब आप आएँ और इन्हें उठा ले जाइए और जंगल में घूम जाइए। मैं यहाँ जंगल में घूमना चाहता हूँ। सारे पेड़ जहाज पर लग चुके थे। ठीक है, हमारा जहाज 15 दिन बाद फिर वापस आएगा। तब तक तुम्हें वापस ले चलूँगा। और एक बार फिर संग्राम सिंह टापू पर अकेला जहाज वापस समुद्र में चला दिया। और जहाज की आंखों से ओझल होने के बाद संग्राम वापस घूमा और जंगल की ओर चल पड़ दिया। अब मुझे सिर दक्षिण की ओर चल देना चाहिए। और जंगल में चलते चलते अंधेरा हो गया। वह खाना खा कर सो गया। थोड़ी देर बाद एक शेर वहां पहुंचा। उसने संग्राम को सूंघा और वहीं बैठ गया। उसकी पीठ पर एक तीर घुसा हुआ था। शेर की पीठ पीठ पीछे से जंगली भी हाथों से तीर, कमान, भाले आदि लिए हुए आए थे। शेर को देखते ही बड़ी जोर से दौड़ा और संग्राम की नींद खुल गई। अरे, यह मेरी बगल में शेर कहाँ से बैठा है? और वह उठ खड़ा हुआ और जंगलियों ने शेर की पीठ पर हाथ रखे देखा तो रुक गए। तुम लोग क्या चाहते हो? यह शेर नरभक्षी है। क्या इसे ख़त्म किया न किया तो यह हमारी बस्ती में के लोगों को खा जाएगा। संग्राम सिंह ने पीठ को सहलाया और तीर निकाल कर बोला, नहीं, अब यह किसी को नहीं खाएगा, यह विश्वास दिलाता हूँ। और संग्राम सिंह ने पीठ थपथपाई और शेर वापस जंगल में चला गया। जंगली उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शेर आपको क्यों नहीं खाया? यह तो एक जंगल का राजा है और वे जैसे न जाने कितने राजाओं का राजा हूँ। बस मेरी खबर नहीं और मुझ देखते ही वह हमला करना भूल जाते हैं। आप जैसे बहादुर की तलाश बस्ती की मुखिया बहुत दिनों से थी। आप दर्शन देंगे तो हमारी बस्ती में चला जाए, लेकिन वहीं कुछ मालूम हो जाए। और संग्राम सिंह उन लोगों के साथ चल दिया। लगभग 1 घंटे में जंगली बस्ती में पहुंचे और जंगली ने मुखिया के झोपड़े में बिठाया। आप यहाँ बैठिए, मुखिया आपसे मुलाकात करेंगे। और थोड़ी देर बाद मुखिया आया। बेटा, तुम्हारी बहादुरी की इस समय सारी बस्ती में बहुत चर्चा है। मुझे बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी, लेकिन आप मेरी तलाश क्यों कर थी? बेटा, यह तो मुझे भी नहीं मालूम। हमारी बस्ती के पास ही एक शहर है, नाम है दर्शन नगर। वहाँ का राजा भीम सिंह अपने पास सूचना भेजी थी, जब इस तरह का योग का सामना हो उसे उसके पास लिया जाए। लेकिन क्या आप मेरे यहाँ आने की खबर थी? नहीं, लेकिन ऐसी सूचना पास की प्रत्येक बस्ती को सुबह दर्शन सिंह नगर प्रत्येक बस्ती में सुबह तक हम दर्शन नगर चलेंगे। और सुबह मुखिया अपने साथ 4 अंगरक्षक और सम्राट संग्राम के साथ घोड़े पर सवार होकर दर्शन नगर की ओर चल दिए। अभी तक हम ऐसे किसी जानवर या राजा को भेज चुके हैं जिन्हें निहत्थे ही शेर को मार दिया, लेकिन उन्हें मतबल नहीं थे। उन्हें पता है किस जवान की आवश्यकता है और क्यों है। जंगलियों की बस्ती के मुखिया सम्राट के साथ राजा के सामने पहुंचा। महाराज, इस युवक ने उस आदमखोर शेर को हमारे हाथों मारने से बचाया है। यह आपने आपको उस जैसे शेरों का राजा कहता है।
इसे आपके पास ले आया हूँ। ठीक है मुखिया, तुम जा सकते हो, इसकी परीक्षा लेंगे। जी महाराज। जी महाराज, आप मेरी परीक्षा क्यों लेंगे? यह भी तुम परीक्षा में सफल हो जाओ तब इसका कारण बताएंगे। और तुम निहत्थे 10 तलवार बंद सैनिकों से लड़ना है। मुझे मंजूर है महाराज। और परीक्षा शुरू होगी। युवक के पीछे महल की दीवार में एक तलवार गड़ी है। अगर तुम उससे निकाल लो तो यह मेरे मित्र आनंदपुर राजा की लड़ यह मेरे मित्र आनंदपुर के राजा का लड़का होगा, या फिर यह नियत ये सारे सैनिकों को मार देगा। और 10 तलवारबाज सैनिक अपनी तलवार लेकर संग्राम से भिड़ झपटे। सम्राट आपका बचाव करते हुए पीछे को हटा, लेकिन सैनिक उससे बहुत पास आ गए और अपनी तलवार संग्राम की को छुआई। संग्राम ने फुर्ती से वार को बचाया और सैनिक को पकड़ा और हवा में उछाल दिया। इसी प्रकार पीछे हटता हुआ संग्राम उस दीवार के पास पहुंचा जहां तलवार गड़ी थी। बाप रे, अब तो इनसे बचना का कोई रास्ता नहीं है, पीछे दीवार है। तभी उसकी नज़र दीवार में घसी तलवार की मुठ पर पड़ी। अरे वाह, तलवार! अब तो इनसे निपटा जा सकता है। और उसने तलवार की मुठ को पकड़ा और दीवार से तलवार खींची ली। आगे बढ़ो बहादुरों, देखो तुम्हें कितना दम है। महल के बद पर राजा ने यह सारी घटना देख रहे थे। उन्हें ऊपर से आवाज़ लगी, ठहरो, तुम्हारे पास यह तलवार कहाँ से आई? शाबाश महाराज, मैंने इसे दीवार से निकाला है। शाबाश, लाओ इसे मेरे पास। राजा भीम सिंह सम्राट को लेकर भीम सिंह संग्राम को लेकर राजमहल की चल दिए। बैठो बेटे, आज तुम्हें हमारे दोस्त को बहुत सच कह रहे हैं। बेटे, मालूम हुआ कि हमारे दोस्त हमसे सच कह गए थे। अब तुम्हें सारी कहानी सुनाता हूँ। महाराज, जब मैंने इस धरती में कदम रखा तब से अजीबोगरीब घटनाओं का सामना हो रहा है। राजा ने उसे कहानी सुनाना शुरू करी। मेरे राज्य के उत्तर में अवंतीपुर नाम का एक राज्य है। वहाँ राजा अजयपाल मेरे दोस्त थे मर गए हैं। पहले पूरी बात सुन लो। उससे पहले एक लड़का पैदा हुआ जिस दिन वह पैदा हुआ उसी दिन जादूगर के पास उस दिन एक जादूगर पास आया। उसने राजा को राज्य का कुछ हिस्सा मांगा, लेकिन राजा ने देने से इनकार कर दिया। तब जादूगर ने कहा, अगर राजा 3 दिनों के अंदर राज्य का वह हिस्सा नहीं दिया तो वह पूरे राज्य को मुर्दा बना देगा। पर राजा मेरे पास आए। उन्हें तलवार महल की दीवार में रख गई और मुझे कहा कि मुझे जादूगर से जान का खतरा है। मेरे बेटे ही इस तलवार को निकाल कर मुझे उस जादूगर से छुटकाएगा। 3 दिन बाद जादूगर ने सारे राज्य को मुर्दा बना दिया और अपने किसी प्रेत के हाथों लड़के को समुद्र पार फेंकवा दिया। तुम्हें उस तलवार को निकालना और समुद्र पार से आए हो, इसलिए तुम ही अजयपाल की लड़की हो। तुम ही जादूगर को मारकर अपने पिता को छुटकारा सकते हो। वह जादूगर प्रत्येक पूर्णमासी के दिन तुम्हारे राज्य में आकर तुम्हारे पिता को जिंदा करता है और उसके राज्य का हिस्सा मांगता है। इनकार करने पर फिर उन्हें मुर्दा बना देता है और चला जाता है। लेकिन वहाँ तुम उसे मार नहीं सकते, क्योंकि वह अदृश्य रक्षा कवच में रहता है। उसके स्थान पर ही मारा जा सकता है, लेकिन वहाँ से अपने
प्रेतों की सुरक्षा में रहता है और साथ ही रक्षा कवच भी रक्षा करता है। वह रहता कहाँ है? यहाँ से दक्षिण की ओर लगभग 50 मील चलने पर एक पहाड़ है। पहाड़ की चोटी पर बनी एक गुफा में रहता है। तुम्हारे पिता ने सारा राज्य उसके खून के छींटे पड़े हैं। राज्य में उसके खून के छींटे पड़ने से जिंदा हो सकते हैं। उस गुफा के पास कहीं एक गड़ा गड़ा छुपा है, जिसमें उसके गड्ढे में उस खून लाना होगा। उसी घड़े में तुम्हें उसका खून लाना होगा। वह घड़ा क्यों जरूरी है? वह घड़ा प्राप्त करने के बाद उसे आदि शक्ति खत्म हो जाएगी और उसकी आदि शक्ति पर विजय प्राप्त करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और अगले दिन आज मैं उसे ख़त्म करने जा रहा हूँ। बेटा, तुम्हें सफलता की कामना करते हैं। और शाम होते होते वह पहाड़ के पर पहुँच गया। बस थक चुका हूँ, अभी मुझे पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। रात बीतने के बाद भी पहाड़ चढ़ूँगा। और यहीं पास की झोपड़ी दिखाई पड़ रही है, वहीं चल पड़ा संग्राम। मुझे उस झोपड़ी में रात बितानी जाए। और झोपड़ी के अंदर एक वृद्ध साधु बैठा था। प्रणाम महाराज, आपकी झोपड़ी में रात बिताना चाहता हूँ। आराम से आ जाओ, सो। लेकिन तुम इतने भयानक पहाड़ पर क्या कर रहे हो? यहाँ तो भयानक जादूगर रहता है। महाराज, मैं उसी जादूगर को मारने आया हूँ। रुद्राक्ष की सारी बात सुनने के बाद साधु ने उसे अंगूठी दी। यह जादूगर मुझे परेशान करता है। तुम यह अंगूठी तुम्हारी उस जादूगर से रक्षा करेगी। संग्राम ने अंगूठी लेकर अपनी उंगली में पहन ली। महाराज, यह घड़ा कहाँ है जहाँ जादूगर को मार को भर सकता हूँ? वह पहाड़ी के बीच में बनी गुफा में है। उस गुफा के बाहर एक भयानक जानवर पहरा देता है। वह 2 सींगों वाला जानवर। जब तक दोनों के एक साथ नहीं काटा जाए तब तक मरेगा नहीं। तुम आराम करो, सुबह बात करना। और मेरी अंगूठी भी एक रक्षा कवच है, जैसा जादूगर के पास है। इसके रहते तुम्हें प्रत्येक शक्ति नष्ट हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी रक्षा कवच के रहते कोई शक्ति काम नहीं करेगी। तुम्हारी भी उसके रक्षा कवच के रहते कोई शक्ति काम नहीं करेगी। अगले सुबह शायद यही गुफा है, घड़ा है, लेकिन इसमें अंदर दोनों सिरे एक साथ कैसे काटे जाएं? वह धीरे धीरे अंदर चढ़ता हुआ गुफा के द्वार पर पहुंचा। जैसे ही उसने गुफा के अंदर की ओर कदम बढ़ाए, एक तेज दहाड़ सुनाई दी और उसने पहाड़ के ऊपर भाग पर आते एक भयंकर जानवर को देखा। वो घड़े की रक्षा करने वाला जानवर आ रहा है। और संग्राम ने तलवार निकाली और उसके मुकाबले के लिए तैयार हो गया। जब यह जानवर मुझ पास आएगा तो मैं इसे अपने संग्राम पर छलांग लगाई। संग्राम ने फुर्ती से वार बचाया और फन काट दिया, लेकिन फन फिर से जुड़ गया और फिर हमला कर लिया। इस बार संग्राम से जा टकराया, लेकिन अंगूठी की रक्षा कवच के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। संग्राम जमीन पर गिर पड़ा और मर जाने का नाटक किया। तलवार हाथ में ही थी। जानवर फिर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। अभी मैं उन दोनों सिर को काटता हूँ। वो जानवर थोड़ी देर उसकी उठने की प्रतीक्षा करता रहा, फिर पास आकर उसे सूंघने लगा। इस क्रिया में दोनों सिर आसपास आ गए थे।
और संग्राम ने एक जोरदार भरपूर वार किया और उसे मारने के बाद संग्राम गुफा में गया। वहाँ से पीतल का मटका, एक छोटा सा घड़ा रखा था, संग्राम ने उसे उठा लिया। अब जादूगर शक्ति आदि रह गई होगी। और घड़ा लेकर संग्राम फिर पहाड़ पर चढ़ने लगा। पहाड़ी की चोटी पर बना एक किला नजर आ रहा था। मुझे जादूगर को किसी भी हमले से टकराने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जादूगर अपने किले में एक आधा शरीर आदमी का और आधा भेड़िए का था। ओह, अरे ये जादुई घड़ा प्राप्त कर लिया है। अरे किसी ने जादुई घड़ा प्राप्त कर लिया है। मैं उसे फौरन ही एक मंत्र पड़ा और जमीन पर रखी एक मुर्दा खोपड़ी हिलने लगी जैसी आज्ञा है। और शैतान की आत्मा गुफा में किसी जादुई और जादुई शैतान की आत्मा गुफा में किसी जादुई घड़ा निकाला है, उसे मारकर घड़ा फिर से वहीं रखाओ। जो आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। और फिर गुफा में से थोड़ी दूर खोपड़ी प्रकट हुई और अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। और संग्राम चौंक कर खोपड़ी को देखा और तलवार निकाली। मूर्ख लड़के, घड़ा वहीं रखा वरना तुझे मार कर खा जाऊंगी। नहीं रखूंगा, तुम जो कर सकती हो कर ले। और फिर खोपड़ी मुंह का दांत टूटे और तेजी से संग्राम की ओर बढ़ा। अब तू नहीं बचेगा, ले मेरा वार संभाल। और संग्राम सिंह ने फुर्ती से झुक गया और दांत निशाने पर हटा और दांत जमीन में टकराते ही जोरदार धमाके के साथ फट गया और धुआं छटा। तो संग्राम सही सलामत था। खोपड़ी कवच उसकी रक्षा की थी। खोपड़ी बौखला गई। अब मैं तुझे स्वयं मारने आ रही हूँ। और खोपड़ी संग्राम से झपटी। संग्राम की तलवार घुमाई लेकिन खोपड़ी बार बचाकर उसे टकरा गई और संग्राम के टकराते ही खोपड़ी में आग लग गई और जलने लगी। आह, मैं मर गई, आह बचाओ। खोपड़ी की आवाज़ जादूगर तक पहुंची। पता नहीं कौन आदमी मेरे पीछे पड़ गया है और इस गुफा में आने दूंगा, फिर स्वयं उसे मारूंगा। और उधर सम्रांग सिंह भी अपनी मंजिल के पास पहुंचा। यह जादूगर से निपटना ज़्यादा खतरा है। यहाँ जादूगर से निपटने में ज़्यादा खतरा है। और जादूगर ने भी देख लिया था, बाहर खड़ा था। कौन है बे तू, यहाँ क्यों आया है? मैं तेरी मौत हूँ, शायद तू मुझे पहचान है। तेरा खून लेने आया हूँ। संग्राम सिंह मैदान में तलवार लिए खड़ा। जादूगर मैदान में आया गया। ओह, तो तू राजा अजयपाल का पुत्र है, लेकिन तुझे तो मेरा प्रेत समुद्र में पार जंगल में फेंकाया था। हाँ, तू ठीक कहा, समझा। अब मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ, मुझे क्या मारेगा? पहले मैं तुझे मार देता हूँ। और अगले पल जादूगर ने प्रेतों ने संग्राम पर टूट पड़ा। पहले तू मेरे प्रेतों से निमट, फिर तुझे वार करूँगा। और प्रेत संग्राम सिंह के रक्षा कवच को टकराने और जलने लगे। तभी संग्राम सिंह ने तलवार से गर्दन उड़ा दी। अब जादूगर के पास कोई शक्ति नहीं बची थी, उसका केवल रक्षा कवच ही था। ओह, मेरा रक्षा कवच को तोड़ सकता है, इसे मुर्दा करके मंत्र पढ़ता हूँ। और वह मंत्र पढ़ ही रहा था कि संग्राम सिंह खुद उससे टकरा गया और जोरदार विस्फोट का धुआं छा उठा। जब धुआं छटा तो दोनों को सुरक्षा कवच नष्ट हो चुके थे। दोनों आमने सामने थे। अब तेरी और मेरी शक्ति बराबर की है, मरने के लिए तैयार हो जाओ।
और संग्राम सिंह ने तलवार से जादूगर पर झपटा और जादूगर अपने वार से बेकार कर जाते देख घबरा गया था। उसने संग्राम सिंह को वार बचाने के लिए उसे पंजे बचाया और अपना पंजों से उसे पर हमला कर दिया। संग्राम सिंह के हाथे से घड़ा छूट गया और वह फिर तलवार लेकर तैयार हो गया और जादूगर ने दोनों हाथों से संग्राम सिंह की गर्दन पकड़ ली और दबाने लगा। घड़ा जमीन पर रखा था। अचानक संग्राम सिंह का दाव लगा और उसने गर्दन छुटाई और जादूगर की गर्दन पकड़ ली और घड़े के मुंह पर रख दी और तलवार ले सामने मौका ही नहीं मिला, खचाक, और उसकी गर्दन काट दी और जादूगर के घड़े में गिरने लगा। खून से घड़ा भर गया। संग्राम सिंह उसे वापस लेकर चल पड़ा और जब वह घड़ा लेकर साधु के पास पहुंचा, महाराज, मैंने जादूगर को मार दिया है, मैं वापस जाना चाहता हूँ। जाओ बच्चा, मुझे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और वहाँ से वह सीधा राजा के पास पहुंचा। मैं जादूगर का खून ले आया हूँ, मैं तुम्हें अश्वनीपुर चलता हूँ और वहाँ तुम अपने मुर्दा पिता पर खून छिड़कना, वह जिंदा हो जाएंगे। और रथ से वे अश्वनीपुर पहुँचे। दरबार लगा हुआ था और सभी मुर्दा थे। संग्राम ने खून राजा और रानी पर छिड़का। खून के छींटे पड़ते ही राजा रानी जिंदा हो गई। ओ मेरे बेटे, तुम हरे कारण फिर से जिंदा हो गई। और फिर उन्हें सभी दरबारियों पर खून छिड़का जिन्हें उन्हें जिंदा किया। पिताजी, अब मैं धर्मपुर जाऊंगा। बेटा, तुम जयपाल को इनकी पत्नी को लेकर यहीं आ जाओ, अब वे राजमहल में ही रहेंगे। और संग्राम सिंह नाव में सोने की असरपियाँ भरी और धर्मपुर की ओर चल दिया। मेरे माता पिता इस वक्त सुनकर खुश हो जाएंगे। और संग्राम सिंह ने पूरी घटना सुनने के बाद जयपाल और उसकी पत्नी फूले नहीं समाये और संग्राम सिंह के आग्रह पर वे जंतीपुर आ गए। समाप्त दोस्तों।